नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ जो विषय पर अभी पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, मैं भी बेरोज़गार। लेकिन इस वीडियो देखने से पहले मैं अपने देखने वाले से कहना चाहता हूँ, यदि आप इसलिए देख रहे हैं कि आप बीजेपी समर्थक हैं, यदि आप इसलिए देख रहे हैं कि कांग्रेस समर्थक हैं, तो कतई ये मानकर ये समझकर यह वीडियो न देखें। साथ ही साथ यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए यदि आपके पास समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। जैसा कि पबजी बैन होने के बाद मैं भी बेरोज़गार सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हुआ। देश भर में जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करवाते हैं, वो अपने स्टूडेंट से यह कह कर के 2 दिन तक मैं भी बेरोज़गार हैशटैग ये जो ट्रेंड चलवाया, तो ओवरऑल देखिए तो सरकार में कुछ खामियां हैं, इसके साथ ही साथ कुछ नीतियां में भी खामियां हैं। पहले हम ये समझें विस्तृत चर्चा से पहले कि शिक्षित होने और विद्वान होने में फ़र्क है, अंतर है। पहले इसको समझना होगा, नहीं तो भेड़ चाल की तरह कोई कुछ बोला और हम पीछे पीछे चल पड़े। यही होता आया है और फिर यही होगा। इसलिए पहले हम इस अंतर को समझें। जैसा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, भारत में डिग्री का एक व्यवसाय बन गया है। कोई ग्रेजुएट है तो कोई एमबीए धारी है, तो कोई पीएचडी है, कोई बीएससी किया है, बीकॉम है, एमकॉम है। लेकिन आता क्या है? इस सवाल पे चुप्पी है। किसी खास विषय, किसी पर्टिकुलर विषय में आप इतना क्या ज्ञानी हैं, इतना आप नॉलेज रखते हैं कि किसी को उस विषय से संबंधित अपनी बातें बताकर, रास्ता दिखाकर आप जीवन यापन कर सकें, फिर आपको जवाब मिलेगा। नहीं, ऐसे ही डिग्री धारकों के लिए तारनहार अवतार बनकर आपके कोचिंग संस्थान आपके समक्ष ये कहना शुरू कर रहे हैं कि आइए, हम हैं, हम आपके लिए हैं। एसएससीओ, सीजीएलओ, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि सरकारी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। मतलब कि देश भर में लगभग 5 से 6 करोड़ युवा जिनके पास डिग्री है, वास्तविक धरातल पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अंततः सरकारी नौकरी के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और विकल्प है ही नहीं। लेकिन क्या 1 अरब 35 करोड़ लोगों को इस पैमाने पर तौला जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए? क्या यही बेरोजगार का पैमाना है? पहले इस पर चर्चा होना चाहिए, पहले इस विषय को समझना पड़ेगा। क्या भारत के 20 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है? फिलहाल सेंटर और स्टेट दोनों को मिला करके तकरीबन कुल आबादी का 2% ही सरकारी नौकरी पर रखा जा सकता है, दिया जा सकता है। अभी सरकारी वैकेंसी में कमी जो हो रही है, उसको यदि आप गौर करें तो केरल में न कांग्रेस है न बीजेपी है। वहाँ तो पिछले 30 वर्षों से वहाँ भी सरकारी वैकेंसियां में डिक्लाइन आ रही हैं। आप चेन्नई देखिए, आप राजस्थान देखिए, तो आपने केरल नहीं देखा, चेन्नई नहीं देखा, राजस्थान नहीं देखा,
आपने देखा तो क्या देखा? सीधे तौर पर 2014 से 2020 का मोदी का जो काल है, मोदी का जो सरकारी कामकाज के तौर तरीके हैं, उस पे आप पेच, उस पे उंगली। तो ये जो है देख रहे हैं या दिखाया जा रहा है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। लगभग 35 लाख लोगों ने, ये लगभग ये आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हुआ, मैं भी बेरोजगार, रेलवे एसएससी सीजीएल के लिए इन्होंने कैंपेन करा पिछले दिनों, 2 दिन तक लगातार। तो थोड़े देर के लिए आप मान लें कि एक व्यक्ति ने 3 या 4 करा होगा, तो लगभग इसके हिसाब से 10 से 12 लाख का आंकड़ा आता है जो ट्रेंड किया। मतलब कि इतने युवा जो हैं बेरोजगार हैं और वो सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्रेंड करा। और निश्चित रूप से ये बेरोजगार हैं तभी इन्होंने ट्रेंड करा है, वरना इतना समय किसी के पास नहीं होता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो बेरोजगार नहीं है। लेकिन क्या, मैं फिर से कहता हूं, लेकिन क्या ये 10 से 12 लाख का जो आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, उसके आधार पर यदि बात किया जाए तो क्या यही भारत है? क्या यही बेरोजगार युवा ही भारत है? या 1 करोड़ बेरोजगार भारत है? यहाँ लाखों लोग, यहाँ लाखों की संख्या में ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, तब जाके उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। आप जो पूरा पैंडेमिक सिचुएशन है इसको समझने का प्रयास करें, और जो सिचुएशन क्रिएट हुआ या क्रिएट किया गया या दिखाया गया, और हमने उस ढंग से देखा क्योंकि हमें वो दिखाया गया, बताया गया, चाहे वो जो कोई भी हो। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारत में मुसीबत का एक सबब है, एक बहुत बड़ा कारण है समस्या का। तो इस बार जो इस वर्ष बाढ़ आया, इसमें लगभग जो आंकड़े आया है वह लगभग 60% आंकड़ा जो है इकोनॉमी को बर्बाद करने में यह आंकड़ा है। और ऊपर से आपका कोरोना का सिचुएशन, कोरोना पैंडेमिक, आपने सुना होगा पीएम केयर फंड से कामगार को, जो रोज कमा करके मेहनत करके जो कामगार हैं 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, उनको आटा चावल दाल वितरण किया गया है, उनके घर तक सामान पहुंचाने की कोशिश किया गया है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं दिल्ली में रहता हूं, और मैंने भी अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करे, और लगभग यह जो आप कोरोना का जो पैंडेमिक सिचुएशन था, मार्च लास्ट वीक से शुरू होता है, और हमने करीब 28-29 मार्च से मैंने वितरण का कार्य शुरू करा, मैंने अपने मित्रों के साथ मिल करके, और अप्रैल तक, मतलब लगभग मान के चलिए लगभग 2 महीने हमने वितरण करा है पैसे इकट्ठे करके। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है हमारे आपके ही समाज के बीच जो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। खाना का जो पैकेट है वह हम लोगों ने कच्चा सामग्री वितरण करा था, और कुछ लोग तो सिर्फ जानबूझकर इकट्ठा कर रहे हैं और उसको फिर दुकान में बेच रहे हैं। कुछ दुकान वालों ने हमसे संपर्क करा कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वही ज़रूरतमंद जो ऐसे रोने की स्थिति में हो जाते हैं, या फिर यूँ कहें एक्टिंग में कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार के एक तरफ किसानों को भी 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं सीधे अकाउंट पर,
इसके अलावे फसल बीमा के तहत भी किसान के फसल बर्बाद होने पे पैसा दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे भी गांव और मेरे गांव के आसपास के लोगों को भी ये पैसे मिले हैं। तो यह जो है तथ्यात्मक खबर है, इसमें ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, जहां पे पैसे सीधे सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। ओवरऑल यदि आप एक लार्ज स्केल पे देखते हैं तो पाएंगे कि शिक्षित होना और विद्वान होने में अंतर है। आप जब समय के साथ compete नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, तो सरकार को सिर्फ प्रशासन को दोष मरना कतई सही नहीं है। इसके साथ ही साथ शिक्षा नीति में बदलाव लाने में 35 साल लग गए। शिक्षा नीति को बदलने में 35 साल क्यों लग गए? ऐसा ये बदलाव लाने के लिए कोई क्वेश्चन किसी संपादक ने, किसी राइटर ने, किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने क्यों नहीं करा? क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं थी? सवाल क्यों नहीं किया गया? 1985 से लगातार सरकारी नौकरियां की कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन का दौर जारी है। लेकिन क्या है, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चाहे केरल हो, चेन्नई हो, राजस्थान हो, यहाँ तो बीजेपी संघ इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ यह भी हमें देखना होगा कि यह एक माइंडसेट है हमारे आपके समाज के बीच में ही कि सरकारी नौकरी है, थोड़ा आराम है, टेबल के नीचे थोड़ा मिल भी जाता है। एक तबका तो ऐसा भी है जो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए सरकारी नौकरी लेने के लिए घूस देता है। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम होता होगा या होता है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में नींव खराब होगा, मकान मजबूत नहीं होगा। मकान को मजबूत करने के लिए नींव का होना सही है। इसलिए जो शिक्षा नीति है उस पर भी सोचने की आवश्यकता है और नए शिक्षा नीति लागू करने में भी एक 10 लागू हो जाने के बाद भी कम से कम 10 से 15 साल या फिर यूँ कहें कि 1 से 2 पीढ़ी को खपना पड़ेगा इसमें, तब जा कर के हमें एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अन्यथा हर साल 1+1 बेरोजगार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर साल इसी शिक्षा नीति के तहत आपके ग्रेजुएट हों, MBA हों, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो निकल रहे हैं, लेकिन रोजगार क्या है वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण। कैसा लगा आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।